काफ़ी छात्रों को ये बात जरूर पता होगी कि उत्तर प्रदेश लेखपाल की 5,000 से भी ज़्यादा पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है। तो इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल का 2008 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस रेड कलर के बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा। जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यमुना का पर्यायवाची शब्द है कालिंदी। दिए गए विकल्पों में यमुना का पर्यायवाची शब्द कालिंदी होता है, जबकि यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है। भागीरथी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। यमुना के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सूर्य सतना, भानुजा, सूर्य सुता, तृणी तुचा, तृणी तुनजा आदि। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीश का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन सी तम। निशीश विकल्पों में तम अंधकार का पर्याप्त है, जबकि निशीश के पर्यायवाची हैं रात्रि, जननी और निशा। अतः विकल्प सी तम निशीश का पर्यायवाची नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी मार्तंड। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है मार्तंड, ना कि प्रकाश, तेज एवं भास्वर। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं तृणी, आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, भास्कर आदि। तो भैया चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए मिलन। अरविंद का आशय कमल से, दिए गए विकल्प में मिलिंद शब्द अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल के पर्यायवाची शब्द हैं पंकज, जलज, अंबुज, सरिजित, राजीव, अंबोज, सरोज, नलिन आदि। तो भैया देखिए, अरविंद का आशय कमल से है, दिए गए विकल्प में मिलिंद शब्द अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल के पर्यायवाची शब्द देखिए, कमल के हैं पंकज, जलज, अंबुज, सरसिज, राजीव, अंबोज, सरोज, नलिन आदि। पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन डी समानार्थी। पर्यायवाची शब्द का आशय समानार्थी शब्द से होता है। वे शब्द जिनके अर्थों में समानता हो पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। इन शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी पूर्व। प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व है, ना कि प्राचीन, प्राकृत और प्रज्ञा। अगला क्वेश्चन, तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उर्मी। तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द उर्मी है, ना कि पुष्कर, कूल और जलद। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं लहर, हिलोर, विची आदि। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी कातांतर, कानांतर। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द कानांतर है, ना कि प्रमोद, विश्रांति और दिव्य, विश्रांति और दिव्य। जंगल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं विपिन, कानन, वन, अटवी, कालांतर आदि। क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी अमर्ष। क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द अमर्ष है, ना कि संताप, वैष्णव और भीति। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए वितुंडा। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द वितुंडा नहीं है। दामिनी, चंचला और तड़ित बिजली शब्द के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं चपला, क्षण प्रभा, कारका, सौदामिनी आदि। अब देखिए आपके यहाँ से विलोम शब्द स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन बी परोक्ष। तो देखिए, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष है, ना कि अप्रोच, सुंदर और प्रत्यय। अप्रोच का आशय है, अप्रोच का अर्थ भी प्रत्यक्ष है। सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी विशिष्ट। सामान्य शब्द का विलोम शब्द विशिष्ट है, श्रेष्ठ, सर्वज्ञ और साधारण इसके विलोम शब्द नहीं है, जबकि साधारण का असाधारण, सर्वज्ञ का अज्ञ और श्रेष्ठ का निम्न विलोम
होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, अमर शब्द का विलोम क्या होगा? अमर शब्द का विलोम होगा मृत्य। अमर शब्द का विलोम मृत्य है, ना कि मृतक, मृत्यु और मरण। उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? अपकार। अपकार शब्द का विलोम अपकार है। उपकार का शब्द का विलोम जो है अपकार, ना कि विकार, अनुपकार और तिरस्कार। अगला क्वेश्चन, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? आलोक। तिमिर शब्द का विलोम आलोक है, ना कि किरण, रंगीन और रंगहीन। उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अनुक्त। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, अतः ए सही है, जबकि उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होता है। याद कर लीजिए। निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी सदस्य। निर्दय का विलोम शब्द सदस्य होता है, ना कि सहदय और सभय और सह। उन्मिलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी निमीलन। उन्मिलन का विलोम दिए गए विकल्पों में विकल्प डी निमीलन उपयुक्त है, अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और शेयर करें। अगला क्वेश्चन, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम दिए गए विकल्पों में विकल्प सी अपकर्ष सही है, अन्य तीनों विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबी भाव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी तिरोभाव। आरबी भाव का विलोम शब्द तिरोभाव है, अतः विकल्प डी सही है, जबकि विभाव का विलोम अनुभाव होता है। इस क्वेश्चन ने बोला है वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धियां। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको ये बताना है कौन सी वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। दिए गए विकल्पों में विकल्प ए आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, यही सही है, अन्य तीनों विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन सी शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। दिए गए विकल्पों में सी शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, सही विकल्प है। अन्य व्याकरण की दृष्टि से गलत है, क्योंकि काल और दिन एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है ये पूछ रहा है। ऑप्शन बी दही खट्टा है, दही खट्टा है, वाक्य शुद्ध है। दिए गए विकल्पों में वी दही खट्टा है, सही है। ध्यान रहे कि दही शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दूध एवं दूध से बने पदार्थ हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन डी सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। निश्चित विकल्पों में विकल्प डी सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है शुद्ध वाक्य, जबकि अन्य तीनों व्याकरण की दृष्टि से गलत है, यह आपको ध्यान रखना है। 25वां क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन बी यह आंखों देखी घटना है। विकल्प बी यह आंखों देखी घटना है शुद्ध वाक्य है। ध्यान है कि आंखों की उपयोगिता देखने में ही होती है, अतः इसके साथ किसी भी कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन बी। तो देखिए अशुद्ध बर्तनी वाला जो शब्द है आपका ये है ये, जबकि इसका शुद्ध रूप निश्चिष्ट होता है। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए धोबिन। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द धोबिन, अतः विकल्प ए सही है। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? शुद्ध बर्तनी वाला शब्द ऑप्शन बी भागीरथी। दिए गए विकल्पों में वी भागीरथी शब्द शुद्ध विकल्प है, अन्य तीनों त्रुटिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी विराहिणी। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है विराहिणी, अतः विकल्प सी सही है, अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्वेश्चन है अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? इसमें आंसर नहीं बताया गया, यदि आपको पता तो कमेंट करके आंसर आप बता सकते हैं। जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है असाध्य। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन ए अजय। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अजय। जिस स्त्री का पति जीवित है इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? सद्भाव। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है सद्भाव। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी अक्षय। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उचित शब्द होगा अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, ऑप्शन डी वाचाल। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति को कहते हैं वाचाल।
जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द चंद्रशेखर होता है। अगला क्वेश्चन, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द निर्मम होता है, जबकि जिसके हृदय में दया न हो उसके लिए निर्दय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, तिलक लगाने में किस अत्र का प्रयोग उपयुक्त होता है? ऑप्शन बी अक्षत। तिलक लगाने में अक्षत का प्रयोग किया जाता है। अक्षत में चावल के दाने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अंत्यक्ष। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द अंत्यक्ष होता है। सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? सब कुछ जानता है। ऑप्शन डी सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, अतः विकल्प डी सही है। तत्सम एवं तद्भव। क्वेश्चन है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन डी रात। दिए गए विकल्पों में इंदु, इंदेश, दिनेश और मनोज तत्सम शब्द हैं, जबकि रात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप रात्रि होता है। अगला क्वेश्चन, तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा? तिक्त शब्द का शब्द होगा तीता। तिक्त शब्द का तद्भव तीता शब्द हुआ, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ससुर का तत्सम शब्द ससुर। ससुर का तत्सम शब्द ससुर होता है, अतः विकल्प सी सही है। अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। तद्भव शब्द विशिष्ट है। ऑप्शन ए आधा। दिए गए विकल्पों में कूप, विद्या और व्योम तीनों विकल्प तत्सम शब्द के हैं, जबकि विकल्प ए में प्रयुक्त शब्द आधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप आर्ध होगा। चूरण का तद्भव शब्द क्या होगा? चूरण का। ऑप्शन बी चूर्ण। चूरण शब्द का तत्सम शब्द चूर्ण होता है, ना कि चक्षु, चौर और चर्म। ढीठ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन डी दृष्ट। ढीठ शब्द का तत्सम शब्द दृष्ट होता है, अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। तत्सम शब्द का चयन करिए। ऑप्शन बी व्याप्त। दिए गए विकल्पों में विकल्प सी का शब्द व्याकरण शब्द तत्सम शब्द है, जबकि अन्य तीनों शेर, बब्बर शेर और बाघ तद्भव शब्द हैं। माँ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? माता। माँ शब्द का तत्सम शब्द माता होता है। तद्भव शब्द है ऑप्शन बी मनई। दिए गए विकल्पों में मनई शब्द तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द है ऑप्शन बी क्लिष्ट। दिए गए विकल्पों में विकल्प ए में दिया गया क्लिष्ट शब्द तत्सम शब्द है, वैसे इसका शुद्ध रूप क्लिष्ट होता है, वर्तनी अशुद्धि के कारण हो सकता है। ऐसा हो गया है, अतः विकल्प ए सही है। अन्य तीनों विकल्प कठोर, कठिन और मजबूत तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष एवं विशेषण से ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऑप्शन ए आर्ष। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द आर्ष से बनेगा, अतः विकल्प ए सही है। अन्य विकल्प ऋषि कल्प, ऋषिवत और ऋषि तुल्य गलत शब्द हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन डी भय। व्याकरण की दृष्टि से भयभीत, निर्भीक और भीरु शब्द विशेषण है, जबकि भय शब्द विशेषण नहीं अपितु विशेष है, इसका विशेषण भयानक होता है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण होगा मेधावी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण दिए गए विकल्पों में मेधावी है, ना कि चतुर, कुशल और अध्ययनशील। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन सी गुणवाचक। नीली साड़ी में प्रयुक्त गुण विशेषण गुणवाचक विशेषण, जबकि संख्यावाचक विशेषण संख्या प्रकट करते हैं, वहीं परिणामवाचक विशेषण द्रव्य वस्तु से संबंधित हैं। याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण शब्द का चयन करिए। ऑप्शन बी पांचवा। दिए गए विकल्पों में पांचवा शब्द विशेषण है, जो कि निश्चित संख्या क्रम सूचक की अभियुक्ति करता है, जबकि अन्य शब्द सरपंच, प्रपंच और पहुंच इससे इतर हो सब शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शब्द हैं। ऑप्शन डी सीताराम। विशेष पद सदैव संज्ञा होते हैं, सीताराम दोनों संज्ञा शब्द हैं, अतः उत्तर डी सही है। निम्नलिखित में से विशेष विशेषण इगो में कौन है गलत है? ऑप्शन ए सर्वसुलभ। सर्वसुलभ दोनों ही शब्द विशेषण है, अतः प्रश्न की दृष्टि से यह त्रुटिपूर्ण है। ज्ञात है कि डॉक्टर बिहारी शब्दकोश के अनुसार कर्म, भाव एवं रोटी संज्ञा है,
अतः उत्तर डी सही हो जाएगा। ओके। सर्वसुलभ दोनों ही शब्द विशेषण शब्द हैं, अतः प्रश्न की दृष्टि से यह त्रुटिपूर्ण है। ज्ञात है कि डॉक्टर बिहारी शब्दकोश के अनुसार कर्म, भाव एवं रोटी संज्ञा, अतः डी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए, वह बहुत अधिक थक गया है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य वह बहुत अधिक थक गया है, बहुत शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य विकल्प, वक्त अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। उक्त प्रश्न दिए गए पृथक आशय रखता है। निम्नलिखित में से विशेष पद है। ऑप्शन डी, अग्नि। ज्ञात है कि अग्नि संज्ञा है, जो विशेष पद है इसका विशेषण अग्नि होगा। अगला क्वेश्चन, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से पद हैं? ऑप्शन सी, घर, आदमी, वस्त्र। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद हैं घर, आदमी और वस्त्र, जबकि बड़ा, छोटा और नीला विशेषण है। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन इतिहास से है। क्वेश्चन है 800 से 1200 की राजनीतिक सामाजिक स्थिति। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए, भोज। राजा भोज के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति, कल्पतरु, वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। परमारवंशी शासक ने भोज ने 1000 से 1055 तक शासन किया। भोज ने धारा को छोड़कर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। उसने भोज पर नगर बसाया। उसने केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, सुडार अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। भोज ने समरागढ़, सूत्रशास्त्र, कंठाभरण, सैद्धांतिक संग्रह, राजमार्तंड, योग, सूत्रपुत्र, विद्या विनोद, युक्ति, कल्पतरु, आदित्य प्रताप, तत्व प्रकाश, शब्दानुसार आदि पुस्तकों की रचना की। उसे कवि राजा की उपाधि मिली। अगला क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से है, मराठा वंश। क्वेश्चन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। इसके बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। 1818 ईस्वी में मराठों ने स्वाधीनता प्राप्ति का अंतिम प्रयास किया। इसमें अंग्रेजों तथा मराठों के बीच युद्ध हुआ, जिससे अंग्रेजों ने हेस्टिंग के नेतृत्व में मराठों की पूरी तरह से कुचल दिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध वर्ष 1817 से 18 के मध्य प्रमुख मराठा संघ के सरदारों और अंग्रेजों के मध्य मराठा स्वतंत्रता के अंतिम न्यास के रूप में किया गया। इस समय अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने एक एक करके सभी मराठा शक्तियों को पराजित किया और संध्या की। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने से 13 जून 1817 को पूना की संधि दौलत राव सिंधिया से, 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि होलकर से, 6 जनवरी 1818 को मंदसौर की संधि बाजीराव द्वितीय ने अथा जून 1818 में आत्मसमर्पण कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक इतिहास का मुगल साम्राज्य का विघटन, यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन डी, दिलीप सिंह। सिख राजा के अंतिम राजा दिलीप सिंह थे, जिनका जन्म लाहौर में 6 सितंबर 1838 को और मृत्यु 22 अक्टूबर 1895 को पेरिस में हुई थी। जिनके साम्राज्य में पंजाब सहित कश्मीर, जम्मू और लद्दाख शामिल थे। वह महाराजा रणजीत सिंह और महारानी जीत और कौर के सबसे छोटे पुत्र थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में 21 फरवरी 1849 को सिख जो पराजित हुए और इस प्रकार राजा दिलीप सिंह सिख राज के अंतिम शासक के रूप में इतिहास में दर्ज हो गए। अवध राज का ब्रिटिश राज में विलय हुआ था। ऑप्शन सी, 1856। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज को ब्रिटिश क्षेत्र में विलय कर लिया। अवध के शासन राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहान उलग था। आरंभ में अंग्रेजों ने इसका उपयोग कर एक बफर राज के रूप में किया। वर्ष 1856 में गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध के ब्रिटिश साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम का फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ।
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में 2 बम और आज़ादी व क्रांति के नारों के साथ कुछ पर्चे फेंके। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। केंद्रीय विधानसभा में इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए। घटना के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की गई। अतः 31 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। ऑप्शन डी, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। हैदराबाद रियासत का भारतीय गणतंत्र में विलय हेतु भारतीय सेना द्वारा तत्कालीन गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश से 13 से 18 सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो नामक सफल अभियान किया गया। इंडिया विन्स फ्रीडम पुस्तक की आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। इंडिया विन फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। अल हिलाल एवं गुब्बारे खातिर नामक पत्रिकाओं का संपादन भी अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है यूएसए। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 में लाला लाजपत राय नहीं होगा, लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना ने अमेरिका के सैन्य फासिकों में की। सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे। इस पार्टी के मुख्य पत्र द गदर का 1 नवंबर 1913 को सैन्य फासिकों में प्रकाशन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन बी, गोरखपुर। चौरी चौरा गोरखपुर जनपद में स्थित है। 5 फरवरी 1922 को उग्र भीड़ ने यहां पर एक थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। जिसके तुरंत बाद इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें समांतर सरकार की स्थापना की गई? ऑप्शन सी, बलिया। 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में समांतर सरकार की स्थापना हो गई। निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला हत्याकांड। ऑप्शन जो आपका ए है ये सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। तो भैया इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय पर अपने अधिवेशन आयोजित किए। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से असंवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संदर्भ में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग हेतु एक समझौता किया। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लिंक्स योजना के नाम से जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की पहली बार प्रयोग चंपारण बिहार में किया था। चंपारण आंदोलन 1917 के कारण अंग्रेजों को तनकठिया पद्धति को समाप्त करना पड़ा। दूसरा है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत आंदोलन मनाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सत्यपाल और शैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाईं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन, स्पीकिंग टाइगर पुस्तक जीवनी किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस द स्पीकिंग टाइगर नामक 357 पृष्ठ की पुस्तक के लेखक हार्डजू टॉय हैं। यह पुस्तक मूल रूप से सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के ऊपर लिखी गई है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार साइमन कमीशन 1930 की रिपोर्ट थी। 4 अगस्त 1935 को भारत की नई सरकार के कानून को रॉयल की अनुमति मिल गई। इस अधिनियम की सभी वर्गों के लोगों द्वारा आलोचना हुई और सर्वसम्मति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस ने इसकी जगह संविधान निर्माण समिति के गठन की मांग रखी, जिसका चुनाव बैक्स मतदान के आधार पर हो और फिर वह स्वतंत्र भारत का संविधान बनाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? ऑप्शन सी, बिपिन चंद्र पाल।
इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेता और बंगाल पुनर्जागरण के मुख्य वास्तुकार बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को आज के बंगाल में निधन 20 मई 1932 को हुआ। महात्मा गांधी के राजनीतिक में आने से पहले वर्ष 1905 में लाला पाल एवं पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल पहला ऐसा क्रांतिकारी गुट था जिसने बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? एनी बेसेंट से। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया अंग्रेजी में प्रकाशित पत्रों का संपादन एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसकी बैठक 27 दिसंबर 1928 को तत्कालीन कलकत्ता में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र, मानव भूगोल। क्वेश्चन है, इनमें से कौन दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। यह अन्नामुलाई की पहाड़ी पर स्थित है तथा ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ये चोटी पश्चिम घाट पर्वत का भाग है। प्रश्न में दिए गए अन्य चोटियों की ऊंचाइयां निम्नलिखित हैं। डोडा बेटा 2637 मीटर, 2637 मीटर। महेंद्रगिरी 1501 मीटर। अमरकंटक 1048 मीटर। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? कौन सी नदी सबसे प्रदूषित है? दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड के पठार से निकलकर इस पठार के बीचों बीच प्रवाहित होते हुए कोलकाता के दक्षिण में हुगली में विलीन हो जाती है। यह नदी भ्रष्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है। स्वतंत्रता के तत्काल बाद 1948 में अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर दामोदर घाटी निगम नामक परियोजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत इस नदी पर अनेक बांध निर्मित किए गए, पंचायत बांध, तिलैया बांध आदि। ये पश्चिम बंगाल की सबसे प्रदूषित नदी है। प्रदूषण के कारण जैव विविधता इस नदी में तेजी से घट रही है। इसी कारण दामोदर की घाटी को जैविक रेगिस्तान की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया मेरे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अलकनंदा। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ और मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ धाम स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम नंदप्रयाग से होता है। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बरसबाडी घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन सी तापी। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तालाब से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंपात की खाड़ी के मालबेग क्षेत्र में गिर जाती है। गुजरात के सूरत जिले में यह नदी प्रतिवर्ष बाढ़ लाती है। इस नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का 79% गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोरेखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेघालय का पठार भाग है ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय खंड का। गंगा सिंधु मैदान के दक्षिणी भाग में फैला हुआ त्रिभुजाकार क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड कहा जाता है और मेघालय का पठार इसी प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फिलहाल आंसर कोई क्लियर नहीं है। आंसर क्या होगा? सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए कुछ से सही होता है चुनिए। तो भैया मेरे सूची 1 में वन में स्थल, सूची 2 में नदियों का संगम। आंसर इसमें दिया नहीं है। देखिए प्रश्नगत मिलान सूची में नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग मंदाकिनी का सुमेर से सही नहीं है। नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है, जबकि रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिडार नदियों और संगम और देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी उदाहरण है। ऑप्शन ए पूर्ववर्ती अपवाह का। हिमालय से उद्गमित सभी नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अपरदन के कारण इनके द्वारा गार्ज महाखंड का निर्माण किया जाता है। ऐसी नदियां सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए सियाचिन। सियाचिन हिम नदी पूर्वी काराकोरम दर्रे में हिमालय पर्वत पर स्थित है। यह 70 किलोमीटर लंबा है।
तथा समुद्र तल से इसकी लंबाई 5,753 मीटर 18,875 फीट है। बालदारो हिमनद 62 किलोमीटर लंबा है, जो पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टीगान क्षेत्र में स्थित है। चोलोलुगुम्बा हिमनद 62 किलोमीटर लंबा है। 63 किलोमीटर लंबा बियाको हिमनद पाकिस्तान के गिलगिट बल्टिस्तान काराकोरम पर्वतों पर स्थित है। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परावर्तित करने के लिए कुख्यात है? ऑप्शन बी कोशी नदी। कोशी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। यह नदी बिहार में लगभग प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसके लिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लेह अवस्थित है? ऑप्शन सी सिंधु नदी के दाएं तट पर। लेह जम्मू कश्मीर के राज्य के लद्दाख जिले का मुख्यालय एवं प्रमुख नगर है। यह समुद्र तल से 11,500 फुट की ऊंचाई पर श्रीनगर से 160 मील पूर्व तथा यारकंद से लगभग 300 मील दक्षिण लद्दाख पर्वत श्रेणी के आंचल में ऊपरी सिंधु के दाएं तट से 4 मील दूर स्थित है। यहाँ पर एशिया की सर्वाधिक ऊंची मौसमी वेधशाला है। अगला क्वेश्चन है, खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग व व्यापार। निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नवीनतम आंकड़ों 2013-14 के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन करने वाला राज्य है। उसके बाद है क्रमशः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से किया जाता है। असम में डिगबोई और सुरमा घाटी तथा गुजरात में खंपा तथा अंकलेश्वर प्राकृतिक गैस के अन्य प्रमुख उत्पादक हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन ए गुजरात। दिए गए विकल्पों में पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का है। समस्त भारत के दृष्टिकोण से इस संदर्भ में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। वैश्विक दृष्टिकोण से इस संदर्भ में अमेरिका, जर्मनी, स्पेन और चीन के बाद भारत का 5वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थित है? जामनगर। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां स्थित है? जामनगर। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर में स्थित है। गुजरात राज्य के जामनगर जिले में क्रूड ऑयल की रिफाइनरी है, जिसका स्वामित्व मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1999 को हुई थी, जिसकी उत्पादन क्षमता 6,68,000 बैरल प्रतिदिन है। ये वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग है 3%। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग 3% है। ये भारत विद्युत का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है। तापीय जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बाद भारत के पास कुल 20 नाभिकीय रिएक्टर हैं, जिनके 6 नाभिकीय ऊर्जा प्लांट हैं, जिनमें 4,780 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों में काफी दूर स्थित है? भद्रावती। उपयुक्त विकल्पों में भद्रावती कोयला क्षेत्र से काफी दूर, जबकि बोकारो, दुर्गापुर एवं कुल्टी आसनसोल कोयला क्षेत्रों के पास स्थित है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी तलैया बांध, कोनार्क नदी। तलैया बांध बराकत नदी पर झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है, जिसकी गांधी सागर बांध कृष्णा नदी पर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। ऑप्शन डी तमिलनाडु में। कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया 2012-13 के अनुसार लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार जमाव भारत के तमिलनाडु राज्य में है। यहाँ पर 34,347.71 मिलियन टन लिग्नाइट 1 अप्रैल 2013 तक मौजूद था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए दार्जिलिंग में। सिंधपोक जल विद्युत संयंत्र, जो कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र है,
इसकी जो स्थापना दार्जिलिंग उप आयुक्त मिस्टर R.T. गिरियर ने 1.212 लाख रुपए में की थी। स्थापित 10 नवंबर 1857 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया माकुम में। असम में पहली बार 1867 में माकुम क्षेत्र में पेट्रोलियम प्राप्त हुआ, किंतु असम में वास्तविक उत्पादन कार्य 1890 में डगवोई में प्रारंभ हुआ। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? ऑप्शन डी, गन्ना। गन्ने की फसल के अंतर्गत सबसे शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का प्रतिशत 93.5 सर्वाधिक है, जबकि गेहूं का 91.7, चावल का 98.0, तिलहन का 25%। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुत आयात से मिलता है? ऑप्शन डी, मोनोजाइट। मोनोजाइट खनिज जो कि थोरियम और यूरेनियम का यौगिक है, केरल के तटीय क्षेत्रों में बहुत आयात से मिलता है। नवीनतम आंकड़ों से ज्ञात होता है कि तमिलनाडु में 2.46 मिलियन टन, ओडिशा में 2.41 मिलियन टन, केरल में 1.90 मिलियन टन, पश्चिम बंगाल में 1.22 मिलियन टन और झारखंड में 0.22 मिलियन टन में मोनोजाइट खनिज के भंडार सुरक्षित हैं। परिवहन। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? ऑप्शन डी, नया सेवा जल पतन। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पतन, जो कि न्योवा सेवा पतन के नाम से भी जाना जाता है, अरब सागर के तट पर दक्षिणी मुंबई में स्थित है। इसका नामकरण यहीं पर स्थित न्योवा और सेवा नामक 2 गांवों पर दिया गया है। ये 10 वर्ग किलोमीटर 2500 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। इसकी ऊंचाई 1965 में ही मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु बनाई गई है और इसका उद्घाटन 26 मई 1989 को हुआ। यह विश्व के सबसे बड़े पत्रों में से एक है। इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? ज्ञात है कि कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चला आ रहा है, जबकि विकल्प में कर्नाटक एवं महाराष्ट्र तथा कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश दिया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, भारत के किन निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र राज्य 32,823 किलोमीटर, जो प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई भारत के सभी राज्यों से सर्वाधिक है। इसी प्रकार अन्य है गुजरात 18,421, राजस्थान 11,300 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश 7,941 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? ऑप्शन सी, पारादीप। पारादीप पोर्ट उड़ीसा राज्य के जगदलपुर जिले में महानदी और बंगाल की खाड़ी के समृद्ध स्थल के मुहाने पर है। इस पोर्ट के निर्माण की आधारशिला 3 जनवरी 1962 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी और इसने 12 मार्च 1966 से कार्य करना आरंभ किया। इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है और इसका संचालन और प्रशासन पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। ज्ञात है कि पारादीप में इंडियन ऑयल द्वारा एक तेल शोधन इकाई की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना करती है। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के सम्मिलित स्थल से कुछ आगे सुल्तानपुर में स्थित हरिके बैराज से प्रारंभ होती है। यह राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती है, जो राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। यह भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। 650 किलोमीटर लंबी यह नहर पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में सिंचाई हेतु प्रयुक्त है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट, जो पोंचमबाद परियोजना के नाम से भी जानी जाती है, आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में गोदावरी नदी पर स्थित
और ये तेलंगाना के अधिकांश भाग की जीवन रेखा है। इस परियोजना की नींव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 26 जुलाई 1963 को रखी गई थी। मयूर राशि नदी, जिसे मोर के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम बंगाल की एक बड़ी नदी है जिसका उद्गम स्थल झारखंड में देवघर से 16 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर है। यह 250 किलोमीटर लंबी नदी है। यह झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल के बीरभूमि तथा मुर्शिदाबाद जिलों से बहते हुए हुगली नदी से मिल जाती है। मयूराक्षी परियोजना इस नदी पर बहती है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में गुट्टूर और नलकोंडा जिले की सीमा पर कृष्णा नदी पर अवस्थित है, जिसका निर्माण 1955 से 1967 के बीच में हुआ था। इसकी ऊंचाई 124 मीटर, लंबाई 1450 मीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? ऑप्शन ए मालाबार तट। अरब सागर के किनारे पर कोची बंदरगाह मालाबार तट का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? मेघालय। प्रश्न काल के दौरान मेघालय में रेलवे स्टेशन निर्माण का शुभारंभ हुआ था, जो कि वर्तमान में संचालित हो रहा है। अतः वर्तमान में सिक्किम के अतिरिक्त सभी राज्यों में रेल सेवा संचालित है। अगला क्वेश्चन, कोंकण रेलवे जोड़ता है? ऑप्शन बी रोहा से बेंगलोर से। कोंकण रेलवे भारतीय रेल की एक अनुशासनिक इकाई के रूप में परंतु शाश्वत रूप से परिचालित होने वाली रेल व्यवस्था है, जिसका मुख्यालय नवी मुंबई के बेलापुर में है। यह सीधे रेलवे बोर्ड एवं रेल मंत्री की निगरानी में कार्य करता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 में हुई थी। कोंकण रेलवे कर्नाटक में मैंगलोर के निकट थोकुट से महाराष्ट्र में स्थित रोहा रेलवे स्टेशन के मध्य परिचालित होती है। 760 किलोमीटर लंबी यह लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य को जोड़ती है। इस रेल की परिचालन गति 120 किलोमीटर घंटा 57 NPN है और इसके यात्रा मार्ग 59 स्टेशन हैं। विश्व का भूगोल स्थल मंडल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप केरल तट के पश्चिम में 300 किलोमीटर पर अरब सागर पर फैले हुए 36 प्रवाल द्वीपों का समूह है, जिसमें केवल 10 पर जनजीवन है। सामूहिक रूप से ये लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश क्षेत्र कहलाते हैं एवं इनकी राजधानी कवरवती द्वीप है। आज का हमारा 49वां क्वेश्चन, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत कौन सी है? पेरेनीज। फ्रांस व स्पेन के बीच पेरेनीज पर्वत सीमा रेखा के रूप से मान्य है। अगला क्वेश्चन 50वां, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है आप लोगों को। तो सूची 1 और सूची 2 कैसे सुमेलित करेंगे? तो ऑप्शन बी जो आपका ये सही हो जाएगा। वलित पर्वत को आल्प से हो जाएगा। थोड़ा सा जो हिंदी में कठिन शब्द होते हैं तो उसको बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। पहला है बसोत पर्वत, वोस्टेस। चौथा है अवशिष्ट पर्वत, विंध्य। ज्वालामुखी पर्वत, फ्यूजियामा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सही सुमेलित इस प्रकार से हैं। आल्प बलित पर्वत, वोस्टेज परबोस पर्वत, विद अवशिष्ट पर्वत और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।